हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट से सॉल्व नहीं हो रहा था। उसके लिए हमने कौन से कंसेप्ट लगाए थे? तो सबसे हमने पहले लगाया था पोटेंशियल मेथड, उसके बाद हमने पढ़ा था व्हीट स्टोन ब्रिज और इनफाइनाइट लैडर सीरीज भी समझा था। आज के लेक्चर में हम अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज एंड सिमेट्रिक सर्किट के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे सवाल जो दिखने में एकदम भयंकर लगते हैं, जिसमें आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट काम नहीं करेगा। ना ही वो व्हीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट से सॉल्व होगा, ना ही वो पोटेंशियल मेथड से सॉल्व होगा, और ना ही वो लैडर सीरीज दिखेगा। फिर कैसा होगा सर? वो एक अलग तरह का सर्किट होगा जो सिमेट्रिक सर्किट कहलाता है। उससे पहले हम लोग अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे। तो एक सर्किट बनाता हूं, आप ये देख के बताएं, क्या ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, या व्हीट स्टोन ब्रिज है ही नहीं? राइट। तो देखिए मैं सवाल बनाता हूं, देखिएगा आप ध्यान से। 5 ओम, 1 ओम, 6 ओम। आपको लग रहा सर ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो बन ही नहीं सकता सर, तीनों को सीरीज में ले लिया आपने। सही बात है। 10 ओम, 8 ओम, 2 ओम, ये पॉइंट ए, चलो ये ए और ये पॉइंट बी। क्या ये सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? बैलेंस अनबैलेंस की तो बात बाद में करेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ कंफ्यूजिंग सर्किट बना के दिए थे जिसमें व्हीट स्टोन ब्रिज पहचानना थोड़ा मुश्किल था। क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? ध्यान से देखो, एकदम गौर से देखो, स्क्रीन पॉज कर लो और ट्राई करो, देखो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं। राइट, ध्यान से देखो, एकदम देखते हैं। चलो बताता हूं, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। कैसे है तो समझना बेटा, ये 10 ओम को घुमा के ऐसे लाके यहां जोड़ा, असल में वो यहां भी तो कनेक्टेड है ना, तो तुम डायरेक्टली ऐसे मान सकते हो। हाँ भाई, ऐसे घुमा के लाओ या डायरेक्टली यहां पे लाओ, एक ही बात है। और इसको थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच कर लो, इसको थोड़ा सा पॉइंट ऊपर ले जाओ, ये पॉइंट टेढ़ा होते ही तुम्हें दिखाई देगा कि ये 8 ओम के क्रॉस दोनों तरफ व्हीट स्टोन ब्रिज है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। ऐसे देखो, मान लो 10 ओम है, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं x, मेरी मर्जी, ठीक है सर। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं y, और ये पॉइंट तुम्हारा कुछ है z। तो अब देखना, a पॉइंट यहां पे है, x को यहां मान लो, y को यहां मान लो, z यहां मान लो, b यहां मान लो। इसी तरह का सर्किट है। अब a से शुरू करो और y के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। ठीक है सर। उसके बाद a और x, डायरेक्टली a और x, ये घुमा के लाने का कोई सेंस नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए था। एंड y और x के बीच में क्या है? 8 ओम। फिर यहां देखो बेटा, यहां देखो, ये y एंड z के बीच में 1 ओम। थोड़ा सा टेढ़ा कर दो और इसको ऐसे मिला दो। यहां से डायरेक्ट भी तो 2 ओम इसको मिला सकता हूं। ये x है, ये z है, क्या ये z और x के बीच में ही तो 2 ओम है ना, तो डायरेक्टली ऐसे मिला दो। तो डायरेक्टली ऐसे मिला दो, देखो ये 2 ओम है, और z से b के बीच में क्या है? 6 ओम है। क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? बिल्कुल। कभी कभी सर्किट दिखने में व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं लगता, बट वो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। तो देखिए प्लीज, ये रहा आपका पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट जेड। ए और जेड के बीच में देखिए 5/10 तो 1/2, एंड 1/2 मीन्स 1/2 व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। या ऐसे देखते हैं, 5 × 2 10 एंड 10 × 1 इज 10, तो व्हीट स्टोन ब्रिज है। मतलब ये 8 ओम को हटा दें। अगर इस 8 ओम को आप हटा देते हैं तो 5 और 1 क्या हो जाएगा? ये 6 ओम हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया बेटा। और नीचे क्या हो जाएगा बोलो? तो 10 और 2 12 ओम हो जाएगा सर। उसके बाद ये 6 ओम डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा? बी पे। ये ए और बी हो गया। ये 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। 12 एंड 6 को जब पैरेलली कंबाइंड करेंगे तो आप निकालेंगे 12 × 6 डिवाइडेड बाई 12 + 6। बताइए क्या होगा? तो ये हो गया 72/18, 4 ओम आ गया सर। तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आर और ए बी हो जाएगा, यहां से ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। 4 और 6 10 ओम हो जाएगा सर। आंसर 10 ओम आ गया। क्लियर है? समझ आया? तो ये भी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज था। अच्छा, कभी कभी सवाल ऐसा होता है, देखिएगा अच्छे से, एकदम समझिएगा कंसेप्ट। क्वेश्चन देखिए बेटा प्लीज, ऐसा है, और है ना, ये है 4 ओम, ये है 8 ओम, ये है आपका 8 ओम, और ये भी 8 ओम। बताइए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
तो आप बोलेंगे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, पहले तो आप कोशिश करेंगे सीरीज पैरेलल देखने का, तो कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में दिखाई आपको नहीं देगा। फिर आप कोशिश करेंगे पोटेंशियल मेथड से, है ना। पोटेंशियल मेथड समझाया था मैंने आपको कि अननोन पॉइंट्स पता कर लो, तो ये इसका पोटेंशियल अगर ए है तो इसको आप एक्स बोल लेंगे, इसको वाई बोल लेंगे, तो साफ साफ एक्स और वाई के बीच में कॉम्बिनेशन दिख तो रहा है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स सर्किट में पोटेंशियल मेथड एक्स और वाई पॉइंट एक तरफ ले जाओ, जैसे इस तरह का सर्किट मैं आपको याद दिला देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस तरह का सर्किट क्या मैंने आपको पोटेंशियल मेथड सॉल्व करना सिखाया था। इसमें क्या होता है कि ये पॉइंट एक्स है तो ये भी पॉइंट एक्स होगा, और ये पॉइंट वाई है तो ये भी पॉइंट वाई होगा। तो असल में ये एक्स वाई, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई तीनों सेम ही दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, लेकिन ये तब दिखेगा जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो पोटेंशियल मेथड सिंप्लीफिकेशन के केस में काम आता है। ये तो सर व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है, क्या सच में व्हीटस्टोन ब्रिज है? देखिए 4/2 इज 1/2, सॉरी 4/8 इज 1/2, और यहाँ पे 8/8 इज 1 आ रहा है, ये तो नहीं है सर। तो इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं, और यहाँ पे ना एक रेसिस्टेंस आपको कनेक्ट करके दे देंगे R, और पूछेंगे आपसे कि R की वैल्यू बताओ इफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 4 ohm इज 0, इफ I इज 0, यहाँ पे I बना लेता हूँ बस, इफ I इज 0 देन, और कुछ नहीं तुमसे बोलेगा, सर्किट बना होगा, ये पूरा एक R लगा होगा, बोलेगा कि इसमें करंट 0 जा रहा है, I इज 0, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohm इज 0, देन वैल्यू ऑफ R इज। तो इससे करंट तभी 0 जा सकता है जब यहां और यहां का पोटेंशियल सेम हो, और ये दोनों पोटेंशियल सेम हो गया। ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है? इसका बटा इसका रेशियो इसके बटे इसकी रेशियो के बराबर होना चाहिए। मतलब ये 4/8 है तो इधर भी 4/8 होना चाहिए, और 4/8 तभी होगा जब ये 8 ohm होगा। आंसर आ गया सर, 8 ohm होगा। बहुत आसान है, कैसे? 8 पैरेलल में 4 हो जाएगा, एंड 4/8 1/2 हो जाएगा। ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं बेटा, खूब पूछते हैं ऐसे सवाल। मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं था, लेकिन किसी तरीके से उसको बनाया गया। कैसे बनाया गया? एक R को 8 ohm के पैरेलल जोड़ दिया गया। अब ऐसा भी हो सकता था कि यहां पे तुमसे पूछता ये 8 है। अब सुनना, दूसरा सवाल पूछ रहा हूं मैं, ये हटा दो, ये हटा दो, अच्छे से समझना बेटा। या फिर ये रहने दो R, ये की ओपन कर दो, R रहने दो अपनी मर्जी, की ओपन कर दो, ठीक है ना। यहां पे इसके साथ एक सीरीज में जोड़ देगा R1। अब बताओ, ये तो नहीं है ना, कनेक्टेड ही नहीं है। अब अगर यहां से करंट 0 जा रहा है तो इस R1 की वैल्यू क्या होगी? तो सुनो, 4/8 1/2, ये 8 है तो नीचे 16 होगा, तो क्या हो जाएगा? 1/16, सॉरी 8/16 इज 1/2। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन हो जाएगा। तो इस R1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8, तभी 8 और 8 16 होगा। समझ आया कंसेप्ट? तो ये वाली चीजें मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर है बेटा? अब आगे देखिए, यहां पे देखिए, अब एकदम सिंपल सर्किट बनाऊंगा जिसमें तुम्हें दिख जाएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। ये सर्किट बनाया मैंने। यहां पे रेसिस्टेंस है बेटा 5 ohm, ये है 5 ohm, ये है 5 ohm, ये है 10 ohm, ये है 10 ohm, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। बताइए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? लग तो रहा है स्ट्रक्चर वैसा ही सर। 5/10 इज 1/2 एंड 10 इज 5 इज 2। रेशियो मैच नहीं कर रहा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 25, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 100। मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है बट अनबैलेंस है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये अनबैलेंस हो गया। फिर कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को आप सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसके कई सारे मेथड्स होते हैं। एक होता है स्टार डेल्टा मेथड, जो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, तुम्हारे कहीं काम नहीं आएगा। जहां भी तुम्हारे काम आ सकता है, ये सिलेबस में नहीं है बेटा। पहली बात, इंजीनियरिंग में ऐसा पढ़ते हैं हम लोग, स्टार डेल्टा मेथड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाओगे तो। दूसरी बात, तो सर कैसे करेंगे? सिंपल केवीएल से, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल से। यस, लेकिन सर आपने बताया तो उसका ज़्यादा यूज़ तो आएगा नहीं, उसी के यूज़ से करोगे? नहीं, उसके यूज़ से करते हैं, मैं नहीं करूँगा। किताबों में किया होता है, मैं नहीं करूँगा। तो सर आप कैसे करोगे? मैं करके दिखाऊंगा केवीएल से, लेकिन मैं करूँगा नहीं वैसे। मतलब ये कि एक बार केवीएल से इसको मैं समझा जरूर दूंगा, लेकिन आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, एकदम सही लिख दूंगा। चाहे सर्किट कोई सा भी ले आओ, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो तुम भी सॉल्व कर लोगे साहब। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जिस तरीके से तुम बैलेंस को करते थे उससे भी आसान बना दूंगा और आंसर आ जाएगा। और किताबों में कहीं ऐसा मेथड तुमको नहीं दिखेगा, एकदम लॉजिकल मेथड है। पहले अपन केवीएल से समझते हैं। अब देखो, केवीएल से समझाना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है
कई बच्चे होते हैं अलग तरह के, हमें तो वैसे करके दिखाओ सर, तो लोग कर लो, काम नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड में अनबैलेंस पूछता नहीं है और जेई में पूछेगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप केवीएल से सॉल्व करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी रुको, पहले समझ लो, और जब ये तुम देख लोगे ना कि क्या हुआ है, उसके बाद मैं जो बताऊंगा ना उसका इंपॉर्टेंस अलग ही चमकेगा। तुम्हें लगा ये और वहाँ ये सीधा ही, तो देख लो एक बार, आओ। तो कैसे करते हैं केवीएल से, तो यहाँ पे एक बैटरी मान लिया, आपको मैंने बोला था जिस 2 पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालते हैं उस 2 पॉइंट को फ्री रखते हैं, उसके बीच एक बैटरी एज्यूम करना होता है या कोई एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं। तो यहाँ पे V वोल्ट की एक बैटरी मान लीजिए कि यहाँ पे करंट जा रहा है I। क्या करंट जा रहा है I यहाँ से करंट आया, यहाँ गया, अब मान लीजिए कि इसमें गया I1, तो ऊपर कितना जाएगा साहब, I माइनस I1 जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा I माइनस I1, ठीक है सर। अब देखो तुम्हें नहीं लग रहा कि ये इस तरह का सर्किट है, पहले ऊपर 5 नीचे 10, और यहाँ पे उल्टा हो गया है, जैसा इनकमिंग करंट है यहाँ से, जैसे करंट इंटर किया है करंट उसी तरीके से आउटपुट होगा, लेकिन रिवर्स है, ऊपर है 10 नीचे 5। तो ऐसा होगा कि यहाँ से बेटा I1 गया ना, तो यहाँ से I1 निकलना चाहिए, और यहाँ से क्या निकलेगा I माइनस I1, और दोनों ऐड होकर फिर से क्या हो जाएगा I। तो ऐसा होने के लिए इधर से आया I1 और इधर जा रहा है आपका I माइनस I1, तो ऊपर कितना गया होगा, ऊपर कितना गया होगा, देखो ऊपर की तरफ कितना गया होगा, ऐसे समझो, इधर से आया I1 और इधर गया तुम्हारा I माइनस I1, तो ऊपर वाले ब्रांच में कितना गया होगा, I1 गया होगा, सॉरी ऊपर वाले ब्रांच में ऐसे समझ लो तुम कि इधर से आया I माइनस I1 और उधर जा रहा है तुम्हारा I1, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, I1 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नीचे से भी लिख सकते थे लेकिन ऊपर से लिखना आसान होगा, I माइनस 2I1। देख भाई समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, देख यहाँ से करंट कितना है बता, I माइनस I1 आया सर, और गया कितना, I1 चला गया, मतलब ये जितना भी करंट आया है उसमें से I1 और कम होकर आगे चला गया, तो इसमें कितना जाएगा, I माइनस I1 माइनस I1, तो I माइनस 2I1, ठीक है। चलो सर अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि यहाँ से चल रहा हूँ मैं इस लूप में, यहाँ से चल रहा हूँ और नीचे वाले वायर से होते हुए मैं यहाँ जाऊँगा, देखना मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ 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 क्लोज लूप बन गया, तो नीचे वाले वायर में चल रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, बताओ पोटेंशियल कितना होगा, V, लो से हाई जाऊँगा V लिखूँगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा 10I1, क्लियर है, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा फिर से ड्रॉप मिलेगा, ये 5I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये बात समझ आया, हाँ सर समझ आया। अब इसको क्या लिखोगे, देखो V माइनस 10I1 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 15I1, सॉरी माइनस 10I1 और ये माइनस क्या होगा, प्लस 5I1, तो ये बचेगा तुम्हारा माइनस 5I1 माइनस 5I इज इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन बना। अब एक काम करता हूँ, मैं किसी भी एक लूप में चल लेता हूँ, कोई खास बात नहीं है, तो तुम चाहते हो तो यहाँ लूप में चल लो, यहाँ से चलो फिर घूम के यहाँ आ जाना, ठीक है भाई। तो चलो यहाँ से करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस 5I माइनस I1, ठीक है। यहाँ भी करंट का ड्रॉप होगा 5I माइनस 2I1, बढ़िया है, यहाँ से यहाँ भी आ गया, फिर यहाँ से यहाँ हो तो अपोजिट में जा रहा हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो प्लस 10I1, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए इज इक्वल टू 0। सारे पोटेंशियल ड्रॉप का सम इज इक्वल टू क्या होता है, 0, एक क्लोज लूप में, ठीक है। यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो अच्छे से देखना, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन तुमको ये मिल चुका है ना। अब यहाँ पे देखना माइनस 5I1, अच्छे से लिखना एकदम, माइनस 5I1 माइनस ये, तो ये क्या होगा, माइनस 5I माइनस 5I माइनस 10I, I1 नहीं, आई एम सॉरी, माइनस 5I माइनस 5I, तो माइनस 10I, फिर यहाँ से माइनस 5I1, तो ये माइनस 5 माइनस हो गया तो प्लस 5I1 होगा, क्या होगा, प्लस 5I1, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस 10I1 प्लस 10I1, 10 और 5 15 और 15 और 10 25, तो डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे 25I1 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन है, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं, इसको उस तरफ लेके जाओगे, अच्छा 5 से कैंसिल कर दो तो ये 2 और ये आपका हो जाएगा 5, तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि I1 की वैल्यू आ जाएगा 2/5 ऑफ I। ठीक है सर, अब क्या, अब सुनो, पहले स्क्रीन पॉज करके ये लिख लो,
स्क्रीन पॉज करके लिख लो बेटा, ठीक है ना, स्क्रीन पॉज करके आपने लिख लिया। अब यहां पे समझिएगा अच्छे से, अनबैलेंस वी टेस्टोन ब्रिज को देखिएगा, ये अब कहानी कैसे बदलेगा। यहां पे इस इक्वेशन को यूज करो और एक बात बताओ, यहां पे करंट इस सर्किट में कितना जा रहा है, आई जा रहा है, तो V बराबर आई एंड सारे रेजिस्टेंस को हटा के मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मानना है ना, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। तो वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, अगर उसको मैं R इक्विवेलेंट मानता हूँ तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो इस V को मैं लिखूंगा I इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस माइनस, अब सुनिएगा 5 I1 की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू, I1 की वैल्यू। तो I1 की वैल्यू 2/5 ऑफ 5, तो 2/5 ऑफ 5, क्लियर है। अब देखिए -5i इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो इसको उस तरफ लेके जाओगे तो I इंटू आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 5 को ले लो एलसीएम, आप 5 को क्या ले लोगे एलसीएम, ये दोनों जाके उधर हो जाएगा प्लस, 5 को एलसीएम लोगे तो ये आपका आया 10 प्लस और ये हो जाएगा आपका 25। तो 25 और 10 क्या होगा 35 इंटू आई बाहर निकलेगा बाई 5i, ठीक है भाई। और यहाँ से आ गया आई इंटू आर इक्वलेंट, आई से आई कैंसिल होगा, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 35/5 7 ओम। बिल्कुल सही जवाब है। तो ये अप्रोच क्यों लगाया हमने, क्या कोई और तरीका नहीं था, नहीं, ऑफिशियली कोई और तरीका नहीं है, केवीएल से ही लगा सकते हैं। केवीएल से सॉल्व ही क्यों हुआ, ये सवाल पूछे, केवीएल से ऐसा क्या हुआ कि सॉल्व हो गया। देखो केवीएल से क्या हुआ कि मान लो एक बैटरी में भी मान लो करंट आई जा रहा है, तो सबको हटा के अगर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मानूंगा तो एक रिलेशन लिख सकता हूं मैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, एक रिलेशन लिख सकता हूं। दूसरा, मान लो करंट यहां से जा रहा है, तो ये सारे रेजिस्टेंस मुझे पता है, तो केवीएल यूज करके मैं आई की वैल्यू तो निकाल ही सकता हूं ना V के टर्म्स में। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ये पता है 10 है, 5 है, 5 है, 10 है, 10 है, तो मैं केवीएल यूज करके V पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें करंट कितना जाएगा वो V के टर्म्स में निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया कि केवीएल लगा लिया। तो दो इक्वेशन क्यों लिखा, क्योंकि दो वेरिएबल है। कौन कौन सा दो वेरिएबल, एक वाला मैंने I1 और एक हो गया आपका I माइनस I1, तो अननोन तो दो हो गए ना। तो I1 को रिप्लेस करके I के टर्म्स से आंसर लाने के लिए, करंट का I कैलकुलेट करने के लिए I1 को एलिमिनेट करना था, इसलिए दो ही लूप चलना पड़ा। एक लूप बहुत सिंपल सा, हमेशा यही लेना, यहां से सीधा ऐसे देखो, लूप मतलब क्लोज वायर, यहां से यहां से यहां से यहां से क्लोज वायर बन गया। एक लूप ये लेना और एक लूप ये लेना। अगर करना हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। कैसे, तो सुनना जो मैं लिख रहा हूं। अनबैलेंस वी टेस्टोन ब्रिज में, अनबैलेंस वी टेस्टोन ब्रिज में, अनबैलेंस वी टेस्टोन ब्रिज को बैलेंस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बीच वाला रेजिस्टेंस हटा दो, 5 ओम को हटा दो, 5 ओम को हटा दो और आई इक्विवेलेंट निकालो। 5 ओम को हटा के आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। हटाओ भाई, चलो हटा दिया। 10 और 5 15, ये हट गया, तो ये दोनों सीरीज में 10 और 5 15, 15/2 7/5, 15/2। अरे भाई ये तो बैलेंस मान के किया ना, तो 7.5 ओम। जितना तुम्हारा आर इक्विवेलेंट आया है उससे जस्ट कम आंसर होगा, जस्ट कम आंसर होगा। मतलब तुम्हारा असल आंसर क्या आया है बता, असल आंसर आया तेरा 7 ओम, और देखिए क्या है 7.5 ओम। जितना आर इक्विवेलेंट बैलेंस मान के आ रहा होगा ना, उससे जस्ट कम वाला ऑप्शन टिक कर देना, हमेशा और हमेशा सही होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे जब तुम इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस मानोगे, तो असल में अगर ये नहीं था तो ये दोनों सीरीज में थे, ये भी दोनों सीरीज में थे। इसके होने की वजह से कुछ पैरेलल टाइप बन गया, ये इनको सीरीज से हटा के कुछ पैरेलल में लाने की कोशिश कर रहा है। पैरेलल में ऑल्दो नहीं आया है, लेकिन ये सीरीज तो खत्म हो गया ना, और सीरीज कॉम्बिनेशन जहां पे खत्म होता है तो आर इक्विवेलेंट थोड़ा कमी होता है। तो ठीक है सर, अगर 5 है तो ये आया है, अगर 25 हो तो इसी के आसपास आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे 25,000 लगा दो। सुनो मेरी बात समझना, प्रैक्टिकल इमेजिनरी बात करो। यहाँ पे 5 10 10 5 और यहाँ पे 2500 ओम, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आंसर यही आएगा। क्यों आएगा सर, 2500 लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही समझाया कि मान ले यहाँ पे 2500 लगा दूं और यहाँ पे 1 ओम लगा दूं, तो आंसर तो 1 ही ओम आएगा ना पैरेलल में। तो ये कुछ पैरेलल टाइप में आ रहा था। तो ये 2 ओम हो, 5 ओम हो, 7 ओम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जो तुम्हारा बैलेंस वी टेस्टोस्टेरोन के आंसर आएगा उससे जस्ट कम वाला आंसर टिक कर देना। और ऑप्शन में क्या होगा, सुनना ढंग से, एक बैलेंस वाला आंसर दे देगा, क्योंकि वो बच्चे के मेंटल एबिलिटी को चेक करना चाहता है, कहीं वो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है बैलेंस अनबैलेंस चेक करने में। तो एक बैलेंस वाला आंसर देगा वो गलत, एक बैलेंस से ज्यादा देगा वो गलत, एक बैलेंस से बहुत कम देगा वो भी गलत, और बैलेंस से जस्ट कम देगा वो सही। और कराता हूं सवाल, अनबैलेंस वी टेस्टोस्टेरोन ब्रीज का सवाल और कराता हूं। देख भाई, देख सवाल देख, यहां पे इन नंबर ऑफ सवाल कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। देख देखो 3 3 3 2 5 ओम 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 ओम, ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट निकालो। तो असल में इसका आंसर क्या आएगा वो बता देता हूं। असल में जो इसका आंसर है 3 ओम है, असल में यही आंसर है जो केवीएल से सॉल्व करके आ जाएगा। कैसे आएगा, एक बैटरी मानो, यहां से करंट मान लो इधर आया आई, तो इसमें गया I1, तो इसमें गया I माइनस I1, तो इसमें आया I1 और इसमें गया I माइनस I1, इधर जाएगा आपका I1, क्यों, क्योंकि देखो कुछ अच्छा इधर I1 भी नहीं जाएगा, कुछ और करंट मानना पड़ेगा, तो इसमें तो 3 इक्वेशन लगेगा बेटा, और मुश्किल है। देखो इसमें मैंने जानबूझ के क्या किया था कि 5 और 10 रखा, तो उधर 10 और 5 रख दिया, मतलब जैसा इनकमिंग सर्किट था, जैसे करंट इनवर्ट जा रहा था उसके अपोजिट में करंट उस तरीके से उल्टा होकर निकलेगा, उतना ही करंट। लेकिन यहां पे देखो ये 3 3 ये 2 5, करंट इधर से अगर I1 आया है ना, तो इधर से I1 नहीं जाएगा ना, इधर से I1 जाएगा, तो एक I2 वेरिएबल और लाना पड़ेगा, तो इक्वेशन 3 लिखना पड़ेगा। सॉल्व तो होगा लेकिन इक्वेशन 3 लिखना पड़ेगा। यहां पे देखना मैं आपको क्या समझाता हूं, हटा दोगे तो 3 और 2 बोलो, ये तो आराम से निकाल सकते हैं आप। बैलेंस मान के जो आंसर आ रहा है, बैलेंस मान के कितना आएगा, 3 और 2 5, और 5 और 3 8, तो 8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5, यही तो करते हैं, तो 40/13, और एग्जैक्टली 40/13 देखो कितना होता है, बताओ 13 को 3 टाइम्स 40 को काटेगा तो 39 हो रहा है, मतलब 3 पॉइंट, देखो ना भाई 39, 13 मल्टीप्लाई 3 इज 39, और ये 40 है, तो 3.10 मतलब 3.1 के आसपास आएगा, और जस्ट कम देखो 3 ओम आंसर है। अब तुम कह सकते हो यहाँ पे सर, यहाँ पे तो 0.5 का डिफरेंस था, तो बट सिमेट्रिक सर्किट है ना, थोड़ा सा ये एसिमेट्रिक है ना। और देखो देखो भाई 2 ओम 4 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम, बताओ ए और बी के बीच, तो जो एक्चुअल में आंसर है आर इक्विवेलेंट, एक्चुअल में जो आर इक्विवेलेंट है वो देखिएगा, वो है आपका 20/7 ओम, ठीक है। और बैलेंस मान के जो आंसर आएगा, बैलेंस मान के जो आंसर आएगा क्या आएगा, 4 और 2 3, सॉरी 4 और 2 6 एंड 4 और 2 6, ये 6 इसके साथ पैरेलल में, क्योंकि तूने बैलेंस मान के इसको हटा लिया, तो 6/2 3 ओम, ये 3 ओम से जस्ट कम है, जस्ट कम है, देखो 3 ओम से जस्ट कम है। अगर ये 21 होता तब जाके ये 3 हो पाता, ये है 2.8 2.9 के आसपास, जस्ट कम है। नेक्स्ट अनबैलेंस वी टेस्टोस्टेरोन रेज देखिए, ये देखिए बेटा, यहां पे मैंने लगा लिया 6 ओम, ये है बेटा 3 ओम, ये है बेटा 3 ओम, यहां पे लगा लिया साहब 3 ओम, और यहां पे लगा लिया 6 ओम, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। क्या ये बैलेंस वी टेस्टोस्टेरोन बेस्ड है, क्या ये वी टेस्टोस्टेरोन बेस्ड है? हाँ, कैसे, देखो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी इसी तरीके का तो बनता है, एक्स और वाई के बीच में कंडोन, बट 6/3 होगा 2 और 3/6 होगा 1/2, अनबैलेंस है, अनबैलेंस है। सर इसका आंसर आपको पता है क्या? हाँ मुझे आंसर पता है, इसका जो आंसर है वो है 54/13 ओम। वाह यार, कैसे निकाला सर? वही ऐसे ऐसे करके हमने माना एक बैटरी इस दोनों पॉइंट के बीच में, और आई निकाल लिया, और V इज इक्वल टू आई आर इक्वलेंट आ गया, और ये जो करंट आएगा वो भी तो पोटेंशियल V के टर्म्स में आएगा, और आई निकाल सकते बिल्कुल 6336 है KVL से। देखो KVL तो एक अल्टीमेट गोल्ड है, सुप्रीम गोल है, बट KVL में प्रॉब्लम है कि उसमें टाइम लगता है। किसी भी सर्किट को KVL से सॉल्व किया जा सकता है, क्यों? देखो मान लो यहां से तुम KVL लगाओगे तो क्या होगा KVL से, यहां पे एक बैटरी मानोगे, बैटरी का पोटेंशियल V अननोन है मानता हूं, लेकिन यहां पे सारे रेजिस्टेंस नोन है, तो इसमें नेट करंट जो इसके अंदर जाएगा V के टर्म्स में आप निकाल लोगे। इसमें मान लीजिए करंट I1 जाता है,
तो इसमें जाएगा साहब i माइनस आई वन, फिर इसमें चला जाएगा i1 क्योंकि एग्जैक्टली उल्टा लिया है, फिर इसमें जाएगा i माइनस आई वन, फिर यहाँ पे देख लो i माइनस टू आई, और यहाँ से KVL सिर्फ इसमें लगाऊंगा एक बैटरी में लूप में, और एक इस लूप में अपन KVL लगा लेंगे। यहाँ से आंसर कैलकुलेट करना आसान है, मुश्किल नहीं है। बट आसानी से अगर आंसर चाहिए, डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको निकाल के देता हूँ। मान लो बैलेंस मान लिया, बैलेंस मान लिया, तो इसको हटा दूंगा। 6 3 क्या होगा 9, और 3 6 क्या होगा 9। ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। अगर ये है ही नहीं तो ये दोनों सीरीज में होगा, ऊपर करंट जा ही नहीं रहा तो जितना आएगा उतना इसमें भी जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में 9 और ये भी सीरीज में 9, 9/9 पैरेलल में। अरे भाई ये A और B के बीच में है, ये भी A और B के बीच में है, तो 9/2 पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि 9 और 9 2 ओम है, 2 रेसिस्टेंस है 9 इनका, तो ये जाएगा 4.5। अब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आया 4.5, है ना। फ्रैक्शन में निकालो, ऐसा नहीं 9/2 से कंपेयर मत करना, 9/2 से कंपेयर मत करना, 4.5 से कंपेयर करना, क्योंकि आसान होगा। अब ये तो है सर 54/13, तो इसका निकालो। ये जब निकालोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि जस्ट उससे नीचे है। कैसे देखो, 13 × 4 52, तो ये हो गया 4.20, 20 मतलब 1 मतलब 7 4.16 के आसपास आएगा। अब 4.16 ओम है ये, और ये है आपका 4.5 ओम। तो देखो क्या है, इससे ये वाला तुमने कौन सा कैलकुलेट किया, ये किया है ना, जस्ट कम। ये तो तुम्हें पता है आंसर ये है, 4.5 से जस्ट कम होगा 4.16 मतलब 4.2 के आसपास। ऑप्शन कैसा होगा मैं पहले ही बता चुका हूं, एक जस्ट बैलेंस बी टेस्टोन 20 मान के आंसर होगा तुम्हारा 9/2। ये तो गलत हो गया। इससे ज्यादा होगा, गलत हो गया। इससे कम होगा, अगर तुमने कैपेसिटर पढ़ा है तो कैपेसिटर में भी ये तरीका आसानी से लगा सकते हो आप। कैपेसिटर में भी ये तरीका लगा सकते हो। क्या करोगे सुनो, कैपेसिटर में उल्टा होता है, तो जस्ट बैलेंस बी टेस्टोन 20 मान के C इक्विवेलेंट निकाल दो, उससे ज्यादा वाला आंसर टिक करता है, जस्ट ज्यादा वाला आंसर टिक करता है, एकदम सही बैठेगा। कैपेसिटर में भी कर सकते हैं बैलेंस बी टेस्टोन 20 के केस में। समझ आया है नहीं आया बहुत आसानी से? बिल्कुल सर। कैसे करोगे? बच्चे बोले KVL से ही करेंगे हम, तो तू मजदूरी है, पैदा ही मजदूर लिया तो तू, और बुद्धि से करना है तो सीधा आंसर निकाल लेंगे। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि देखो बेटा असल में ये ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते नहीं हैं। कहाँ आता है? JEE नीट और एडवांस में। वहाँ पे सर कैसे करेंगे? डायरेक्ट करेंगे ना भाई, वहाँ से डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, समय थोड़ी ना होगा आपके पास। अब आगे देखिए, कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जहाँ पे सीरीज पैरेलल यूज नहीं होगा, पॉइंट पोटेंशियल मेथड भी काम नहीं कर पाएगा, जहाँ पे आपको इनफाइनाइट सीरीज, लैडर सीरीज का भी कंसेप्ट काम नहीं करेगा, बैलेंस बी टेस्टोन 20 भी काम नहीं करेगा, अनबैलेंस बी टेस्टोन 20 भी काम नहीं करेगा। तो क्या करोगे सर? KVL। बिल्कुल KVL, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट बचा है सिमेट्रिक सर्किट। तो अपन क्या पढ़ेंगे? सिमेट्रिक सर्किट। बट ये जो सिमेट्रिसिटी होता है सर्किट का, ये सर्किट आपको भले ही डरावना दिखेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स दिखेगा, कोई भी दो सीरीज और पैरेलल में कोई भी दो रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में नहीं दिखेगा, बट ये सर्किट होगा थोड़ा सिमेट्रिक टाइप। सिमेट्रिक टाइप कैसा बनता है सर्किट? देखिए ध्यान से। मान लो यहां पे मैंने रेसिस्टेंस लगाया, यहां भी लगाया, यहां भी लगाया, यहां भी लगाया। आपको लगा सर ये तो टाइप आपका वी टेस्टोन 20 की तरफ नहीं जा रहा, जा तो उधर ही रहा। लेकिन अभी रुको, 4R 2R R। अब बताओ तो सर, A और B के बीच में इक्विवेलेंट अपना वी टेस्टोन 20 के मान के निकाल सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4R/2R is 2, 4R/2R is 2, मतलब रेशियो मैच कर रहा है, बैलेंस वी टेस्टोन 20 है, इसको आप R को हटा के R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। बट मुझे सिमेट्रिसिटी सिखाना है, तो सिमेट्रिसिटी इजी सर्किट से ही स्टार्ट करूंगा ना भाई। तो एक सर्किट मैंने बनाया, एक सर्किट ये बना रहा हूं, इसको देखना ध्यान से, R 2R नॉट R, और ये 2R और R ऐसे, ये A और B के बीच। ले सर ये भी बैलेंस है? हाँ ये भी बैलेंस है, R/R 1, 2R/2R 1। तो आप इसको हटा के R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। दोनों ही बैलेंस वी टेस्टोन 20 है, बट दोनों में मैं सिमेट्रिसिटी सिखाना चाहता हूं आपको। देखिए ये सर्किट क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है? AB के अबाउट सिमेट्रिक है? नहीं। इस लाइन के अबाउट ऊपर। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है वो समझो। सिमेट्रिसिटी का मतलब सेंटर ऑफ मास, आपने पढ़ा था ना कि किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन है जिसके अबाउट मतलब दोनों तरफ
चीज़ें सेम पैटर्न में हो, ऑब्जेक्ट सेम पैटर्न में हो। सर्किट की बात करूंगा तो सर्किट सेम पैटर्न में, जैसे मैं सिमेट्रिक हूं, अगर मैं सिमेट्रिक नहीं होऊंगा तो मैं हैंडीकैप होऊंगा। मान ली इस लाइन से खींच दिया मैंने, मेरा एक हाथ है ही नहीं, तो मैं एसिमेट्रिक हूं, इधर तो मेरा हाथ है इधर तो नहीं है। ऐसे देखो, एक आइडियल इंसान, नेचुरल इंसान हमेशा सिमेट्रिक होता है इस लाइन के अबाउट। इधर से लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? जैसा मैं इस लाइन के अबाउट ऊपर हूं वैसा मैं इस लाइन के अबाउट नीचे हूं। अरे नीचे पैर है ऊपर सर है, लेकिन बीच से अगर मैं अपने आप को काट दूंगा तो दोनों तरफ मैं कैसा होऊंगा? सिमेट्रिक होऊंगा। ऐसा ही सर्किट आपको दिखेगा। तो क्या मैं इस लाइन के अबाउट काटूंगा तो सिमेट्रिसिटी है ना, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिसिटी है। इसी लाइन के अबाउट काटोगे, देखो इसका इमेज देखो 4R 4R 2R 2R, तो इसको मिरर सिमेट्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर सिमेट्रिक भी कहते हैं। किसके अबाउट मिरर सिमेट्रिक है? वर्टिकल लाइन के अबाउट। जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इफ सर्किट इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी क्या है? जिस दो पॉइंट के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, पॉइंट्स, अरे सीधा लिख देता हूं, वेयर ए बी इज अ वेयर आर इक्विवेलेंट हैव टू बी कैलकुलेट। आर इक्विवेलेंट हैव टू बी कैलकुलेट। ए बी वो पॉइंट है जिसके बीच में आपको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो जिस दो पॉइंट के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है उसके अबाउट परपेंडिकुलर सिमेट्रिक नहीं है, उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। इफ सर्किट इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू द ए बी, अरे भाई ये ए बी है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये हुआ ना, इसको मान लो यहाँ पे एक मिरर मान लोगे, तो यहाँ पे 4R तो यहाँ भी 4R, यहाँ पे 2R तो यहाँ पे 2R, इसको कहते हैं मिरर सिमेट्रिक। तो क्या होगा देन, इनकमिंग करंट जिस तरीके से इंटर करेगा, इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट will be in same pattern, will be in same pattern। कैसे देखो, मान लो यहां से करंट तुम्हें माना कि कुछ I1 जा रहा है, यहाँ पे करंट कुछ I2 गया, तो यहाँ से जो करंट I1 आया है देखोगे तो यहाँ से इस लाइन के अबाउट भी सर्किट सिमेट्रिक है। तो जैसे करंट इंटर करेगा जिस पैटर्न में, उसी पैटर्न में एग्जिट करेगा, यहाँ से I1 ही जाएगा और यहाँ से I2 ही बाहर आएगा। क्यों भाई, ये 4R था, ये 2R है, तो इधर गया मान लो I1, इधर गया I2, तो यहाँ पे 2R है तो निकल भी 2R से रहा है और यहाँ पे आ भी रहा है 4R से, इसीलिए I1 और I2 सेम पैटर्न में होगा। तो अगर ऐसा है I2 से I2 या आया और I2 गया, I1 आया I1 गया, इसका मतलब इस पॉइंट के बीच में करंट गया ही नहीं, तो इसको हटा दो। इसको हटा दोगे तो बड़ा आसान होगा और आंसर क्या आ जाएगा, ए बी। देखो हटाते ही 4R क्या होता है बेटा, 2R। अरे भाई सीरीज, आई एम सॉरी, 4R सीरीज में 8R और ये 2R सीरीज में 4R। 8R एंड 4R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 8R एंड 4R का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 32 और 12R आंसर। अरे मल्टीप्लाई कर दिया और एडिशन से डिवाइड कर दिया। अरे भाई यही पढ़ा है ना, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ये आ जाएगा। ये आंसर है साहब, बिल्कुल सही है। 4R बताओ 8R एंड 2R क्या होगा 4R। क्लियर है ये बात, थोड़ा सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट समझ में आया। अब यहां देखो, क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है ना, क्यों नहीं है सर? तो इस लाइन के अबाउट जिस दो पॉइंट के बीच आपको निकालना है उसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं। इधर R है तो इधर 2R है, इधर R है तो इधर 2R है, सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर मैं ये लाइन खींचूं, क्या इसके अबाउट सिमेट्रिक है? इसके अबाउट भी सिमेट्रिक कैसे होगा सर, ये तो R बीच में, हाँ तो बीच में ही आ रहा है ना, तो इसको ऐसे मान लो ना, ये R है तो इसको R/2 यहाँ मान लो, R/2 यहाँ मान लो, या इसको बीच से कट कर लो। तो इस लाइन के ऊपर इधर R इधर 2R, इस लाइन के नीचे इधर R इधर 2R। तो या तो सिमेट्रिक सर्किट है तो लाइन AB के लॉन्ग होगा, या AB के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट होगा। तो AB के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट होगा तो जिससे करंट इंटर करेगा वैसे ही करंट आउटगोइंग होगा। इनकमिंग करंट का पैटर्न और आउटगोइंग करंट का पैटर्न सेम होगा। यहाँ पे इसको फोल्डिंग सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। ये सर क्या होता है फोल्डिंग सिमेट्री? फोल्डिंग सिमेट्री यह है कि इफ सर्किट इज सिमेट्रिक, अबाउट अ लाइन
ए बी, अबाउट ए लाइन ए बी वेयर आर इक्विवेलेंट हैव टू बी कैलकुलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर आर इक्विवेलेंट हैव टू बी कैलकुलेट। जिस दो पॉइंट के बीच आपको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, उसी दो पॉइंट के बीच में ये सर्किट सिमेट्रिक है, देन सर्किट इज फोल्डिंग सिमेट्री। सर्किट कैसा है? फोल्डिंग सिमेट्री। मतलब हेंस पोटेंशियल, समझा देता हूं मैं भी, रुको। पोटेंशियल एट अ परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ लाइन ए बी विल बी सेम। असल में ये पॉइंट मुझे पहले लिखना चाहिए था, है ना। देखो क्या है, ये इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जैसे ये और ये होगा, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। असल में ये पॉइंट यही है, इसका पोटेंशियल तो वैसे भी सेम होगा, इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा, एक्स और वाई। इस एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। यही कह रहा है होल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। क्या है कि इस लाइन के अबाउट इसको फोल्ड कर सकते हो। मतलब एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम है, तो एक्स और वाई क्यों बोल रहे हो, एक्स और एक्स ही बोल दो। अगर मैं एक्स और एक्स बोलूंगा तो असल में क्या हुआ कि ये पॉइंट एक्स और ये पॉइंट एक्स, मतलब ये दोनों सेम ही पॉइंट है, तो ये दोनों हो जाएगा आपका पैरेलल में। तो आर आर क्या बनेगा, r/2, और ये दोनों हो जाएगा आपका पैरेलल में। ये 2r क्या बनेगा, ये 2r और 2r बनेगा आपका पैरेलल में r। क्यों? क्योंकि यहां पे पोटेंशियल b और b और यहां पे पोटेंशियल x और x, तो ये सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो 2r क्या होगा, r, और ये r क्या होगा, r/2। तो r इक्विवेलेंट क्या होगा, r + r/2, 3r/2 इज आंसर। तो आप सर्किट को क्या कर सकते हैं, ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। मतलब ऐसा देखो कि अगर जिस लाइन के बीच आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, उस लाइन के अबाउट सिमेट्रिसिटी है, तो इसको फोल्डिंग सिमेट्री कहते हैं। इसके परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर जो पॉइंट्स होंगे, इन दोनों पॉइंट्स पे, इन दोनों पॉइंट्स पे, इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा। लाइन पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे, लाइन के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा। इसके परपेंडिकुलर पॉइंट्स पे, जो परपेंडिकुलर लाइन पे, इसके परपेंडिकुलर, इसके ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे जो परपेंडिकुलर पॉइंट्स होंगे, देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर पॉइंट्स, वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मतलब इन दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है ये बात, समझ में आया थोड़ा सा? तो इसको आप हटा दोगे। वैसे वीटस्टोन ब्रिज से भी इसको हटा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे सर्किट में बनाऊंगा जहां पे वीटस्टोन ब्रिज नहीं बनेगा, लेकिन वो सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आइए देखते हैं। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए अच्छे से, स्क्रीन पॉज करके लिखिए बेटा अच्छे से। चल अब इस सिमेट्रिसिटी के ऊपर अच्छे सवाल करते हैं। अभी फिर से मैं बहुत मुश्किल सवाल आपको नहीं दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि कंसेप्ट को विजुअलाइज करना जरूरी है, बहुत अच्छे सवाल करना जरूरी नहीं है। अगर बहुत अच्छे सवाल तुम दो छोड़ भी देते हो ना, तुम कंसेप्ट सीख के जाते हो ना, तो अच्छे सवाल या वेरिएशन ऑफ सवाल आप कर लोगे। एक बढ़िया सवाल करके जाते हो उसका कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट का मतलब होता है ना भाई। देखो मैं आपको सर्किट बना के देता हूं। आओ बताइए, ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट। अब सुनना अच्छे से, क्या ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कहीं दिखेगा? नहीं सर। वीटस्टोन ब्रिज कहीं दिखेगा? नहीं सर। तो क्या दिख रहा है? अरे भाई सिमेट्रिक दिख रहा है। तो कौन सा सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री? सर दोनों सिमेट्री है। कैसे? देखो ये लाइन तुम्हारा ए बी है, ए बी के अबाउट देखो ऊपर ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ये भी ट्रायंगल जैसा बन रहा है। देखो इस लाइन के ऊपर देखो ये सेम है, तो ये सर फोल्डिंग सिमेट्री भी है। ए बी के अबाउट सिमेट्रिक है, और ए बी के अबाउट परपेंडिकुलर जो लाइन होगा इसके अबाउट सर सिमेट्री है। तो सर अब क्या करें? अगर दोनों सिमेट्री मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप मिरर सिमेट्री यूज करेंगे। कौन सा सिमेट्री यूज करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको फोल्ड होल्ड करने की जरूरत नहीं है, सीधा करंट का पैटर्न देखना है। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 रास्ता जाने का,
तो करंट के पहुंचने का भी 3 रास्ता। सिंपल बात है, यहां से करंट कितने रास्ते से निकल रहा है? 3 रास्ते से। यहां पे पहुंच कितने रास्ते से जाएगा? 3 रास्ते से। मान लीजिए I1, I2 और I3। तो यहां पे करंट कितना पहुंचना चाहिए? अगर इनकमिंग रास्ता, करंट के इंटर करने का रास्ता एग्जिट करने के रास्ता जैसा होगा, मतलब पक्की बात है यहाँ पे I3 आना चाहिए। मतलब यहाँ से I3 आया और सीधा I3 चला गया, मतलब यहाँ से करंट ना नीचे गया ना ऊपर से नीचे आएगा, मतलब ये पॉइंट कनेक्टेड है ही नहीं। सिंपल सी बात है, अगर ये पॉइंट कनेक्टेड नहीं है तो ये R और ये R हो जाएगा सीरीज में, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगा नहीं, क्योंकि ओपन टर्मिनल हो गया, ये ओपन टर्मिनल हो गया। यहाँ पर रेसिस्टेंस ऐसी बात नहीं है कि कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये करंट आया ही नहीं, करंट आया नहीं, मतलब ये ओपन टर्मिनल हो गया, तो ये R सीरीज में। तो R क्या होगा? ये R होगा 2R, ये R होगा 2R, ये R होगा 2R, तो R इक्विवेलेंट बनेगा 2R/3 ओम आंसर। इसको रीड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अरे भाई ये 2R 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 क्या होगा? R, और ये 2R क्या हो जाएगा आपका? R, और ये आपका 2R और R को पैरेलल में जोड़ दो, 2R और R को पैरेलल में जोड़ दोगे 2R/3 ओम आ गया आंसर। तो आपको थोड़ा समझ तो आया होगा। आगे देखिए, सर्किट और बनाते हैं। आपको R इक्विवेलेंट निकालना बिटवीन ए बी। अच्छे सवाल एन नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जाते हैं, हर मॉड्यूल में, हर बुक में आपको ये सवाल दिख जाएगा। देखिए R यहाँ तो V टेस्ट बीज के ढूंढ के दिखा दे, बी टेस्ट बीज ढूंढ के दिखा दो। सर नहीं है, यहाँ पे बी टेस्ट बीज कहीं बनता हुआ दिख रहा है कि आपको? नहीं। क्या इन दोनों पॉइंट, ये और ये रेजिस्टेंस का एक पॉइंट कॉमन, लेकिन दूसरा पॉइंट कॉमन थोड़ी ना। ये ना तो वी टेस्ट बीज है, ना ही आपको कहीं सीरीज पैरेलल दिखेगा, ना ही अनबैलेंस वी टेस्ट बीज दिख रहा है। तो क्या ये सिमेट्रिक है? किस लाइन के अबाउट? क्या ए बी के अबाउट सिमेट्रिक है? कहाँ है? ए बी के नीचे तो सर्किट ही नहीं है, ऊपर सर्किट है, तो ए बी के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? अब इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिसिटी देखने के लिए देखो, इधर आर इधर आर इधर आर इधर आर इधर आर इधर, सिमेट्रिक तो है, लेकिन ये बीच वाला फंस रहा है। तो इसको आसान बनाने के लिए कुछ मत करो, तुम एक काम करो, यहाँ रेसिस्टेंस मान लो और यहाँ मान लो। अरे भाई ये सिंपल R है, तो इसको 2 हिस्से में तोड़ ही सकते हो तुम, क्योंकि बीच में तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, तो ऐसे मान लो R/2 R/2। तो परफेक्ट सिमेट्री दिख गया इस लाइन के अबाउट। मतलब जिस पैटर्न में अंदर करंट जाएगा, 2 रास्ते हैं जाने के, ये I1 है और ये I2 है, उसी पैटर्न से, सेम पैटर्न से करंट बाहर आएगा। मतलब यहाँ करंट कितना आएगा बताओ? ये 2 रास्ता इंटर करने का, 2 रास्ता एग्जिट करने का, पक्की बात है यहाँ पे करंट I2 आएगा, यहाँ पे I1 आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इस दोनों पॉइंट को आप ऊपर उठा देंगे। क्यों भाई? ये कनेक्टेड थे सर, ये कनेक्टेड थे, लेकिन यहाँ से आया I2 और पूरा का पूरा I2 चला गया, मतलब यहाँ से करंट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। मतलब आप एक काम करेंगे, पहले सर्किट पूरा बनाएंगे, फिर इसको आप ऊपर उठा लेंगे। क्लियर है? अगर ऊपर उठा लेते तो काम ही खत्म। कैसे काम खत्म? तो ये R क्या बनेगा? 2R। अरे सीरीज आ गया ना ये दोनों, 2R और 2R, और ये ऊपर R था असल में। अरे R/2 ऐसे भी सीरीज में R होगा, तो R एंड 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो मैं बना लेता हूँ एक बार सर्किट, ये R और ये बनेगा 2R, इधर से ये R, इधर से भी ये R, और यहाँ पे डायरेक्ट ये 2R कनेक्टेड होगा। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, आराम से देख लीजिए। देखिए R क्या बनेगा? 2R, ये R, ये वाला सर्किट, और ये R, ये आ गया। अब साहब ये 2R और R क्या होगा? 2R/3। 2R/3 को 2R से सम करेंगे तो 2R/3 प्लस 2R। देखो R और R सीरीज में, ये 2R इसके साथ सीरीज में होगा, तो 2R/3 प्लस 2R, तो क्या होगा बोलो? 3 × 2 6, 6 + 2 8, 8R/3। और 8R/3 और ये 2R पैरेलल होंगे, तो क्या करेंगे आप? 8R/3 यहाँ पे कर लेता हूँ, ये आ गया तेरा R', ये और ये पैरेलल में होगा, तो R' क्या होगा बोल? 2R/3 × 8R/3, सॉरी 8R/3 है ना, ये 8R/3 × 2R बटा 8R/3 प्लस 2R। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा, LCM लोगे बेटा, तो ये होगा 6R, 3 × 2 6, 6 और 8 14, ये आएगा साहब 14R/3 ऑब्वियसली, और ये होगा आपका 16R/3, ये कैंसिल हो गया, ये होगा आपका 8/7R, ये स्क्वायर था, ये कैंसिल होगा, R होगा 8/7R आंसर है। कैलकुलेशन एक बार चेक करना, वो मैटर का नहीं करता। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिए। मैटर ये करता है कि सर्किट सिंप्लीफाई कैसे किया गया। मैटर क्या करता है? सर्किट सिंप्लीफाई कैसे हुआ, ये मैटर करता है। आगे देखिए सवाल, मान लीजिए यहाँ से एक सर्किट बनाया अपन ने, ये बनाया साहब, ये ऐसे जा रहा है यहाँ पे,
ये ऐसे आया यहाँ पे, आपको लग रहा हो सर वही रिपीट कर रहे हो आप, नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना समझ आ जाएगा, मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सर आपने वो रिपीट तो नहीं किया, सही कह रहे थे आप, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, क्या सेम सर्किट है ये? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, ये सेम सर्किट कहाँ से है, ये तो अलग ही है। और मुश्किल बनाता हूँ, अभी रुक जा, और मुश्किल बनाता हूँ, चलो आर 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 आर। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये वेट एस्टोन बेस बना दो ना। भाई साहब ये पॉइंट क्या इसी तीनों सर्किट के लिए है, वायर के लिए, कि नीचे भी कनेक्टेड है, ये तो सर नीचे भी कनेक्टेड है। अब क्या करेंगे, अब सुनना ध्यान से, क्या ये सिमेट्रिक है? सबसे पहले तो सवाल है क्या ये सिमेट्रिक है, कौन सा सिमेट्रिक है, अगर है भी तो कौन सा सिमेट्रिक है? ये मिरर सिमेट्रिक है। इस लाइन के अबाउट अच्छे से देख ले, इस तरफ सर्किट और उस तरफ सर्किट सेम है। इस पूरे लाइन के अबाउट इस तरफ का सर्किट, लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट और राइट हैंड साइड का सर्किट एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, मिरर सिमेट्रिक, आर 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 आर। तो क्या करे सर, तो करंट जिस तरीके से अंदर जाएगा करंट उसी पैटर्न में बाहर आएगा। तो मान लो यहाँ से करंट तुम सिंपल I1 ले जाते हो, यहाँ पे I2 ले जाते हो, इस तरह के सर्किट, सिमेट्रिक सर्किट सॉल्व करने का तो आप मास्टर हो गए। तुम कहानी समझ गए, करना क्या है, क्या करना है बोलो। यहाँ से I1 जाएगा तो यहाँ पे I1 आएगा, सर बाकी मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब ये ऊपर उठा गया। अगर ये ऊपर उठ गया तो ये तो सिंपल R बाई आर, ये R बाई आर, ये वेट एस्टोन बेस बन गया, ये खत्म। देखना समझना, इतना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे आसान हुआ देखिएगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, आपको इस दोनों के बीच अभी रिजॉल्व करना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट के इधर आर लगा हुआ है, तो देखो इस दोनों पॉइंट के अबाउट सोचोगे तो देखो आर बाई आर, ये वेट एस्टोन बेस नहीं दिख रहा, मतलब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो ये देखो आर आर टू आर, ये आर आर टू आर, ये टू आर एंड टू आर पैरेलल में इस दो पॉइंट के बीच में, ऊपर टू आर नीचे टू आर, तो टू आर क्या होगा आर, ये आर ये आर ये आर, बताओ क्या होगा, थ्री आर। क्या होगा साहब, थ्री आर। तो ये ऊपर आ जाएगा थ्री आर और नीचे आर और आर क्या होगा, टू आर। तो सर आर और थ्री आर एंड टू आर का सम कर दो, तो 6/5 हो, 6/5 आर आंसर आ जाएगा। अरे भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर, 3 × 2 6 और ऐड कर 3 + 2 5, तो ये आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी आ जाएगा, आर ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 6/5। हमें समझ आया क्या? बिल्कुल सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं आ रहा, थोड़ा आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा ही आएगा। आगे देखते चलो, जितना समझोगे उतना समझ आएगा। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बेटा एग्जामिनर का ये, हर टेक्स्ट बुक में आपको ये सवाल मिलेगा। सिमेट्रिक सर्किट का बढ़िया एग्जाम्पल है, कितना बढ़िया है। अब देखते हैं क्या ये लाइन ए बी के अबाउट सिमेट्रिक है? नहीं, इसी दो पॉइंट के बीच चाहिए ना, इसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। क्या परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है? बिल्कुल एग्जैक्टली, इसको आधा लेते हुए ऐसे करो, एग्जैक्टली सिमेट्रिक। तो यहाँ पे जो आई करंट आएगा, I1 आएगा, वो तो सीधा I1 पहुँच ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से ऊपर जो I2 गया है और बीच में I3 जाएगा। जैसा इंटर करने का रास्ता है करंट का सर्किट में, जैसा एंटरिंग पॉइंट है सर्किट का ए से, वैसा ही एग्जिट पॉइंट है। देखो ऐसे आएगा, कितना आएगा, I2 आएगा सर, और इधर से कितना आएगा, I3 आएगा सर। तो एक बात बताओ, इधर से अगर I3 आया और इधर चला गया तो तुम इसको ऐसे मान लो और इधर से ऐसे मान लो। अब कई बार बच्चा सर वो पूछता है, डाउट पूछता है, बच्चे का हक है डाउट पूछना, कहता है सर अब मैं तो ऐसे मान लूँगा और ऐसे मान लूँगा। किसने बोला? क्यों मान लेगा? है कोई लॉजिक तेरे पास? हाँ सर लॉजिक है। देखो जो करंट यहाँ आया वो यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ से जो करंट आया ना वो इधर चला गया, फिर ये दोनों कंबाइंड हो गए, कुछ यहाँ आया, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा सर। ऐसे थोड़ी ना होता है, सिंपल सी बात है। तू यही कहना चाहता ना कि जितना करंट I3 आएगा वो I3 इसमें घूम जाएगा, फिर यहाँ से I3 बाइफरकेट होके आएगा। उससे ज़्यादा आसान तुम एक लॉजिकल कंसेप्ट सोचो। I3 यहाँ से आया और सर I3 इसमें जाना है, सिंपल यहाँ से I3 जाना है, तो भाई इसको ऐसे इधर जाएगा, पूरा का जितना करंट यहाँ पे आया है उतना करंट इधर जा रहा है, तो इसको ऐसे मानना है यार। सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा है? मेरी बात सुनना, इधर से I3 आया तो I3 यहाँ पे पहुँचना चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ मतलब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ ये वाला पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, इसके साथ ये वाला पैरेलल में, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस फिर सीरीज में,
यहाँ पे ये दोनों सीरीज में, फिर ये और ये पैरेलल हो जाएगा। अरे सॉल्व कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला तीनों पैरेलल में हो जाएंगे ना। देखो ये एक रेजिस्टेंस, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करके इसके साथ पैरेलल में सॉल्व करके एक आएगा, एक तीसरा आएगा, ये पूरा एक बनेगा ब्रांच, एक दूसरा ब्रांच ये बनेगा, तीसरा ब्रांच ये बनेगा, और ये तीनों क्या हो जाएंगे सीरीज में। आराम से बैठ के आर इक्विवेलेंट आप ए बी के बीच निकाल सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सर्किट बना है यहाँ पे। क्लियर है बेटा? स्क्रीन पॉज करके अच्छे से इसको लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए। ठीक है भाई, आगे देखो। समझ आ रहा है? सवाल सॉल्व हो रहा है? चलो देखो आगे देखो, कुछ और बढ़िया सर्किट। ये क्या बना दिया सर? देखिए तो सर, ए और बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। किसके बीच निकालना है? ए और बी के बीच। देखिए ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, आर 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 आर, ए और बी के बीच कौन सा सिमेट्रिक है सर? ये क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है? जैसा नीचे वैसा ऊपर, इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है। इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूं। ए बी के अबाउट सिमेट्रिक लोगे तो सर्किट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बोलेंगे इस लाइन के अबाउट जो पॉइंट होगा ये और ये, इसका पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है ना? अब क्या बोलेंगे, इस लाइन के अबाउट जितने भी परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर जितने भी पॉइंट्स बने उनका पोटेंशियल सेम होगा। आप कह सकते हैं यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ तो इसको हटा दो, इसको क्या करो, हटा दो। जैसे आप इन दोनों को हटा दोगे तो सिंपल सा ये बनेगा आर और आर सीरीज में, ये बनेगा आर और आर सीरीज में, ये आर और आर सीरीज में, ये आर और आर सीरीज में, ये और ये पैरेलल इसके साथ सीरीज में, फिर ये और ये पैरेलल। ठीक है ना? अच्छा, इसके अबाउट अगर सिमेट्रिक मानते हो इस लाइन के अबाउट, तो जैसा करंट आएगा वैसा ही करंट बाहर आएगा। तो देखो यहाँ पे मान लो करंट आया I1, यहाँ पे आया I2, यहाँ पे आया I3, तो बताओ यहाँ पे करंट क्या पहुँचेगा? I1 एग्जैक्टली सिमेट्रिक है इस लाइन के अबाउट। I1 इसमें पहुँचेगा, I3 इसमें पहुँचेगा, I2। अब देखना ढंग से, यहाँ से I2 करंट आया, यहाँ आया I2, यहाँ आया I2 और जाना भी है इधर I2, यहाँ आया I2 जाना है I2, मतलब यहाँ पे ऊपर करंट नहीं जाएगा, मतलब इसको हटा दो। तो तुम सीरीज से करो या पैरेलल से करो, बात वही बैठ रहा है। फोल्डिंग सिमेट्री ये भी कहता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब इन दोनों को कनेक्ट कर दो। इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब कनेक्ट कर दो। ऐसा भी मत करो, एक नया तरीका बताता हूँ। नीचे वाला हिस्सा जो है ना, नीचे वाला हिस्सा, इसको तुम मिटा दो, क्योंकि इस लाइन के अबाउट अगर सिमेट्रिक है तो नीचे वाले हिस्से को मिटा दो, पूरा मिटा दो, छोड़ दो। नया तरीका बता रहा हूँ, नीचे पूरा ही मिटा दो, छोड़ दो। क्या इस लाइन के अबाउट ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है? हाँ सर बिल्कुल सिमेट्रिक है। ठीक है ना? ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट कैसा है? सिमेट्रिक है। तो क्या करो कि नीचे वाले को आप बिल्कुल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? फिर आप क्या करोगे, इसका निकाल दो, या फिर ऐसा करो, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दो। इन दोनों पॉइंट को जोड़ दोगे तो यहाँ पे पॉइंट आपका ए है और एक्स और एक्स को जोड़ दोगे तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा, ये और ये पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरीके से करो, लेकिन इस तरीके में टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा सर्किट। तो आप एक काम करो, आप एक सिंपल काम करो कि यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से आया I2, यहाँ से आया I3, 3 रास्ते से करंट बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो जितना I2 आया उतना I2 जाएगा, तो क्यों टेंशन लेना है यार, जितना I2 आया उतना I2 जाएगा, तो इसको हटा दो। चलो सर्किट सॉल्व करते हैं। तो R बोलो, पॉइंट A, R और R बताओ क्या होगा? 2R होगा सर। R और R क्या होगा? 2R। अच्छा देखो, ये R और R 2R और ये R और R 2R, 2R और 2R पैरेलल में R 3R, तो ये हो जाएगा साहब
3R, और यहाँ पे देखो R और R 2R, ये 2R और 2R R, 2R और 2R पैरेलल में R, और R और 3R क्या होगा 3R/4। ये आ गया तेरा RAB। आंसर आ गया भाई, क्यों पंगे ले रहा है, डायरेक्ट आंसर आ गया, तो क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा हो। तुम्हें ये सर्किट समझ आया कि नहीं आया, बहुत आसान है। यहाँ से करंट आया I, तो I1 इसमें जाएगा, तो I1 यहाँ पहुँचना चाहिए, मतलब यहाँ से दो भाग में बटा, ये पूरा घूम के आएगा, क्योंकि ऊपर जो I3 गया वो पूरा इधर आ जाएगा, मतलब ये दोनों को सर्किट से आपको हटा देना है, कोई मतलब नहीं इनका सर्किट में। क्लियर बात है, यहाँ से आप इस सर्किट को हटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे सर्किट होना ना होना एक ही बात है। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आ गया आपको। अच्छा और समझिए, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन ऐसे बनाता हूँ मैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हूँ A और ये है B, ये है साहब 2R, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ मैं R, R और ये पॉइंट क्या बनाया मैंने A, और ये पॉइंट क्या बनाया B, बताइए R इक्विवेलेंट बिटवीन AB। अब ये सर्किट अच्छा सोचने वाला है, इसमें बच्चा गलती कर देता है। गलती क्या करता है बच्चा कहता है, बच्चा ऐसा सोचता है कि ऐसे मान लिया तो ये वाला और ये वाला हट जाएगा। सर नहीं, ये और ये नहीं हटेगा। कौन सा हटेगा उसको अच्छे से देखो, सुनो। ये AB लाइन है, क्या इस AB लाइन के अबाउट सर्किट सिमेट्रिक है? बिल्कुल, इधर और इधर बांट दूंगा तो सर्किट क्या होगा, सिमेट्रिक। अब A से करंट जाने के कितने रास्ते हैं, 3। मान लो यहाँ से करंट आया I1 बीच वाले में, तो सीधा यहाँ B पे पहुँच जाएगा, और यहाँ पे करंट आया I2 और यहाँ पे करंट आया I3। अच्छा सुनो, ये R है, हाँ तो ये R/2 बढ़ जाएगा ना। देखो जैसे तुम इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे ये R है ना, तुम बोलोगे सर इधर R है उधर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक ये सिंपल एक R है, तो इधर R/2 इधर R/2 मान लोगे ना, कोई खास बात नहीं। अब करंट A से इंटर करने के 3 रास्ते, I1 I2 और I3। B पे पहुँचने के भी 3 रास्ते, सीधा I1 पहुँचा, यहाँ से क्या आना चाहिए I2, और यहाँ से क्या आना चाहिए I3, ठीक है ना। तो यहाँ से करंट बताओ कितना आया, I2 आया। अब यहाँ से I2 जाने के 2 रास्ता, इधर और इधर, समझते हैं थोड़ा सा लोगों। यहाँ पे I3 आया, यहाँ पे I3 आने के 2 रास्ते, एक इधर और एक इधर। इधर से जो करंट आएगा और इधर से जो करंट आएगा कहाँ जाएगा, फिर तो बीच में कहीं रास्ता तो है नहीं। अब यहाँ पे करंट I2 पहुँचना चाहिए, यहाँ पे I3 पहुँचना चाहिए, तो होगा क्या कि जितना करंट यहाँ से I2 आया वो सीधा इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे I2 पहुँच जाएगा, और जितना करंट यहाँ पे I3 आया, यहाँ पे I3 तो पक्का है, अगर यहाँ से I3 है तो नीचे से I3 आना चाहिए। यहाँ पे I3 का कोई भी हिस्सा गया तो ये मिक्सअप होकर इधर से तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से सीधा I2 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सीधा I3 जा रहा है, मतलब ये वाला और ये वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा। सीधा सीधा देखो, इधर से I2 आया, I2 आया, I2 आया, I2 आया। एक बात बताओ, I2 का मान ले थोड़ा सा भी हिस्सा इधर गया, और यहाँ से I3 का थोड़ा सा भी हिस्सा इधर आया, तो फिर ये दोनों तो मिक्स हो जाएंगे। तुम कहोगे नहीं सर I3 I2 का जो हिस्सा गया इसमें से मिल के आया, फिर इधर से आया, फिर क्यों आएगा इधर से? जब सर्किट सिमेट्रिक है, इसी को तो सिमेट्रिसिटी कहते हैं। जब सर्किट इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे करंट I2 पहुँचा है, तो यहाँ भी I2 आया होगा, मतलब सिंपल यहाँ से जो I2 आया वो सीधा यहाँ पहुँच गया, और सीधा यहाँ से जो I3 आया यहाँ पहुँच गया। इन दोनों में करंट नहीं जाएगा। दूसरी बात, ऐसे सोचो कि इस लाइन के दोनों तरफ ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। बिल्कुल, तुमने यही पढ़ा था ना कि ए बी लाइन के अलॉन्ग अगर सिमेट्रिक हो तो कौन सा सिमेट्रिक है? ए बी के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है, उसको कहते हैं मिरर सिमेट्रिक। तो मिरर सिमेट्रिक लाइन के दोनों तरफ पोटेंशियल सेम होता है, मतलब इस लाइन के दोनों तरफ यहाँ पे पोटेंशियल x है तो यहाँ भी x है, यहाँ y है तो यहाँ y है। अरे वाह यार, ये तो आसान तरीका मिल गया। मैं फालतू में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, बहुत आसानी से प्रूफ हो गया, आसानी से एक्सप्लेन हो गया। मैंने क्या बताया था, ए बी के अलॉन्ग, क्या बताया था, ए बी के अलॉन्ग, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस लाइन के अलॉन्ग अगर सर्किट सिमेट्रिक है, इस ए बी लाइन के अलॉन्ग जहाँ पे तुम्हें आर इक्विवेलेंट निकालना है, उसको कहते हैं हम फोल्डिंग सिमेट्री। और फोल्डिंग सिमेट्री के लिए अब कंसेप्ट ये होता है कि उस लाइन के
परपेंडिकुलर दोनों तरफ पोटेंशियल सेम होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम, यहाँ पे पोटेंशियल सेम, सेम करंट जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो इस दोनों पोटेंशियल के बीच में ये और ये कट गया, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। तो करंट जाएगा कहाँ? सीधा करंट ऐसे आएगा। तो सर जोड़ेंगे कैसे? तो बहुत मुश्किल दिख रहा है। तो सुनो, इसको ए मान लो, इसको एक्स और एक्स मान लो, इसको वाई और वाई मान लो, ये इसको बी मान लो, इसको एक्स मान लो ऊपर में और इसको वाई मान लो, और बहुत आसानी से देखना, ये ए और बी के बीच डायरेक्टली 2r कनेक्टेड है। तो ए और बी के बीच डायरेक्टली कितना कनेक्टेड है? 2r। आराम से देखना, ये ए और एक्स के बीच कनेक्टेड है r, ए और एक्स के बीच कनेक्टेड है सर r। अच्छा, ये एक्स और y के बीच कनेक्टेड है r, तो ये रहा आपका x और y के बीच कनेक्टेड है आपका r, तो इसको सिंपल y यहाँ मान लो, x और y के बीच कनेक्टेड है r, कोई बात नहीं, सिंपल y वहाँ मान लो। अच्छा, ये हो गया, ये y और b के बीच कनेक्टेड है r, देखो ना बड़ा आसानी से हो गया, ये y और b के बीच कनेक्टेड है r। अच्छा सर समझ आया। अब तो देखो a और x के बीच ही कनेक्टेड है r, मतलब ये a और x के बीच ही कनेक्टेड है r, ये x और y के बीच कनेक्टेड है r, तो देखो यहाँ पे r आ गया, और फिर ये y और b के बीच कनेक्टेड है r, देखो यहाँ पे y और b के बीच कनेक्टेड है r, तो r और r पैरेलल में r/2, r और r पैरेलल में r/2, और r और r पैरेलल में r/2, r/2 r/2 r/2, क्या हो जाएगा? तो सीधा ऐसे करंट जाएगा तीनों सीरीज में, तो ये हो जाएगा 3r/2। देखो ना भाई, सॉरी ये r/2 हाँ, तो 3r/2, तो एक हो जाएगा इधर से 3r/2 और नीचे हो जाएगा आपका 2r। इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दो, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दो। अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो। देखो भाई, यहाँ से जो करंट आया, ये मैंने 2r ले लिया इसलिए झंझट हो रहा है ना, ये 2r ले लिया, तो यहाँ से जो करंट आएगा इधर जाएगा, इधर जाएगा और सीधे b पे पहुँच जाएगा। b पॉइंट यहाँ इसके बीच निकालना था। यहाँ से जो करंट आया r x पे पहुंचा, यहाँ से भी करंट है r x पे पहुंचा, तो इस दोनों पॉइंट को अगर मैं चिपका दूं तो x और x ही पॉइंट है दोनों, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और r और r पैरेलल में, तो असल में देखो ये r और r पैरेलल में। फिर सोचो, इस y और y को चिपकाऊंगा तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, बट ये दोनों को चिपका रहा हूँ तो ये वाला रेजिस्टेंस b और y और ये भी b और y, तो ये भी r और r पैरेलल, ठीक है ना, और ये x y के बीच और ये भी x y के बीच, तो ये भी पैरेलल में। तो सबसे पहले ये r r पैरेलल में, तो क्या होगा r/2, ये r r पैरेलल में r/2, ये r r पैरेलल में r/2, तो ये तीनों आ जाएंगे आपके r/2 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 सीरीज में। देखो a से x, फिर x से y और y से b, तो क्या बनेगा r/2, तो देखो r/2 r/2 r/2, और तीनों ही सीरीज में 3r/2 और नीचे क्या हो जाएगा ये 2r। तो r इक्विवेलेंट यहाँ से बहुत आसानी से अपन निकाल सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब सर और सवाल, फोल्डिंग सिमेट्री का बढ़िया सवाल तो अभी आप लोगों को कराया नहीं मैंने, फोल्डिंग सिमेट्री के भी अच्छे सवाल, ये सारे मिरर सिमेट्री पे बेस्ड हो गया था, फोल्डिंग सिमेट्री के अच्छे सवाल अभी कराएंगे आपको। बताइए यहाँ पे ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, किसके बीच ये सिमेट्रिक है? तो आपको लगेगा कि सर ये तो ए बी के लॉन्ग सिमेट्रिक है, नीचे भी है सर, ऊपर भी है सर। अच्छा, क्या ये ए बी के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। तो करंट जैसे आएगा वैसे जाएगा, तो करंट जैसी पैटर्न में आएगा उसी पैटर्न में जाएगा। तो आप यहाँ से देखिएगा, करंट अगर आई इधर गया I1 और इधर गया I2, तो यहाँ से पक्की बात है I2 आएगा और यहाँ से I1 आएगा। मतलब यहाँ से I2 करंट आया तो हो सकता है I2 दो हिस्से में बटेगा यहाँ पे, और फिर से ये यहाँ से मिलेगा, मतलब सर्किट ऐसे हो जाएगा। एक बार सॉल्व करते चलो, सर्किट ऐसे हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट हट जाएगा, असल में ये पॉइंट था लेकिन अब ये नहीं है। तो यहाँ से R और R क्या होगा? 2R, और 2R और R होगा 2R/3, 2R/3, और R और R ये सीरीज में होगा 2R, तो ये बनेगा 2R और 2R/3, ये बनेगा ऊपर, और नीचे बनेगा आपका ये 2R
बाई 3, देखो ये 2r और ये r, तो 2r/3 और ये r 2r, यहाँ से ये सेम पैटर्न में 2r और 2r/3, 2r और 2r/3, तो इसको आप सीरीज में जोड़ दीजिए पहले, तो 2r/3 प्लस 2r, तो ये हो जाएगा आपका 5 to 7r/3, और इसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो 7r/6 हो जाएगा। कैसे? तो देखो ये जितना आएगा सॉल्व करके सीरीज में उतना ही ये भी आएगा, और ये दोनों को क्या कर लेंगे, पैरेलल कर लेंगे। तो आप ये भी कह सकते थे कि अगर यहाँ पे ए और बी पॉइंट के अबाउट ये सर्किट सिमेट्रिक है तो सर एक काम करो, नीचे वाला मिटा ही दो, ऊपर वाला सॉल्व करके आंसर आए जितना भी आएगा उसको डबल कर देंगे, ऊपर वाला सॉल्व करके जितना भी आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे अपन, डबल कर देंगे। ये भी तो आप कह सकते थे, बिल्कुल कह सकते थे सर, कोई खास बात नहीं है। क्या आपको ये समझ आया? नेक्स्ट देखिए, ऐसे सवाल भी पूछते हैं जिसको बच्चे मुश्किल सवाल में काउंट करते हैं कि सर ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक बच्चे आते आते जवाब देते हैं कि सर ये वाला तो मुझे दिख ही नहीं रहा। कुछ दिखेगा बेटा, सब कुछ दिखेगा, मैं दिखाऊंगा। तुम क्या लगा था सीधा जोड़ूंगा, ये रहा। और इन सब के बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R का कनेक्टेड है, ये R है, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये रेजिस्टेंस R है, R है, R है, ये भी 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 R है। A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या बेटा तुम्हें समझ आया क्या है? ये R है यहाँ पे, ये भी R है यहाँ पे, ये भी R है यहाँ पे, ये भी R है, ये भी R है, R है, R है, R है, R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। सर समझ आ गया, अब आगे बढ़ो ना। ये भी R है, रुक जाना, किस बात की जल्दी? R है, R है, R है, R है, R है। तू तो एक काम कर, R इक्विवेलेंट मत निकालो, तुम तो ये निकालो कि कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सर A और B के बीच में। यही तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल काम है कि A और B के बीच में सर कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये बता दो बस मुझे। हाँ सर यही बताओ आप तो मुझे, A और B के बीच कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, उसी में मैं खुश हो जाऊँगा। सुन, जो भी है हटाओ, बताओ किसके पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, किस लाइन के अबाउट? तो इस लाइन के अबाउट भी दोनों तरफ सिमेट्रिक है ना। लेकिन यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो आप यहाँ पे जज कर सकते हो, बहुत आसानी से देख सकते हो। बेटा एकदम आसान है, कोई मतलब नहीं है। तुम्हें लग रहा हो सर फोल्डिंग सिमेट्री का कोई तो काम ही नहीं है सर, हम तो करंट सिमेट्री से ही सारे सवाल कर लेंगे। देखना अब तुम्हें सब समझ आएगा। यहाँ से जितना करंट जाएगा उतना इसमें आएगा, जितना यहाँ उतना यहाँ। देखो इससे बनाता हूँ, जितना यहाँ करंट उतना ही यहाँ करंट, मतलब जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे। तो नीचे वाले से जितना करंट जाएगा, मान लो यहाँ जितना भी करंट आया 2 हिस्से में बचेगा, तो यहाँ से वापस आ जाना चाहिए। वो यहाँ से जितने भी 2 हिस्से में बचेंगे यहाँ से वापस आ जाना चाहिए। तो मतलब ये इस पॉइंट को नीचे ले लो, इस पॉइंट को नीचे ले लो, हटा लो, और इस दोनों पॉइंट को ऊपर लेकर हटा लो, सॉल्व कर लो, आंसर वही आएगा। दूसरी बात, सर ए बी के लॉन्ग सिमेट्रिक है, ये इस पॉइंट के लॉन्ग सिमेट्रिक है, डॉटेड पॉइंट के लॉन्ग, तो नीचे वाला सर्किट ऊपर वाला सर्किट सिमेट्रिक है। अगर ऐसा दिखे जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, इसी का एडवांस रूप है ये क्या है? एडवांस्ड रूप। ये सर्किट बहुत आसान था, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है ना, नीचे वाला हटा दो। यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस होता ना तो मैं तुम्हें नहीं बोल सकता था हटाने के लिए, जैसा मैं इससे पहले कर रहा था क्वेश्चन। मान लो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हो तो सॉल्व तो कर सकते थे अपन आसानी से, हमने किया भी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो ये सवाल सॉल्व नहीं होता क्या? और आसानी से होता। देख ऊपर I1 नीचे I2 इधर I3, तो ये जितना करंट I3 जाता यहाँ पे पहुँच जाता, यहाँ पे जो करंट जाता यहाँ से आ जाता, यहाँ पे जो करंट आता ऊपर चला जाता। ये क्लियर है? अब यहाँ हटाओ, इसको हटाओ। अगर होता तो सॉल्व हो जाता आसानी से, नहीं है ना, तो नीचे वाला हिस्सा पूरा मिटा दो। ये R होता तो ये तो ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन है, इसको नहीं मिटा सकते थे। अच्छा ये जरूर कह सकते थे इसको रहने तो नीचे वाला मिटा लो, और नीचे वाला मिटा लो, ये सॉल्व कर लो, उसके साथ ये सॉल्व करके ये जितना आएगा उसको डबल कर देना। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, यहाँ पे अगर R है, मैं जो कह रहा हूँ उसको रिवाइंड करके सुन लो। ये अगर R है, यहाँ पे R, यहाँ पे R, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिसिटी देखूंगा। नीचे वाला जो भी है, नीचे वाला एक्स्ट्रा जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे वाला मिटा दो। इसको सॉल्व करके तुम 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि ये और ये असल में पैरेलल में आधा आधा कर दो। और वैसे भी इस और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये और ये हो जाएगा R/2, 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 ये और ये हो जाएगा R/2। मतलब अगर ये नहीं भी है तो ऊपर वाला को हटा दो और नीचे वाला सबको R/2 कर दो, तो वही बनेगा। बेटा ये सब मुश्किल बातें हैं, ये तो डायरेक्ट हमने निकाल लिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक तरीका कि अगर मैं ये सर्किट देखूँ तो इस लाइन के बाद जैसा नीचे वैसा ऊपर है, तो इस पूरे को मिटा दूं और सबको आधा कर दूं तो एक ही बात है। या मैं इस पूरे को मिटा दूं, ऊपर वाले को सॉल्व करके 2 से डिवाइड कर दूं,
बाद में आधा कर दूँ, एक ही बात है। यहाँ भी वही कर सकता हूँ मैं, यहाँ वही कर सकता हूँ और करके दिखाता हूँ मैं, आंसर निकाल के दिखाता हूँ। देख तुम्हें विजुअलाइज करा देता हूँ, ऐसी की बात है। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, देखना सुनना, ये आ गया। मैंने क्या किया पता है, देखो एग्जैक्टली इस डॉटेड लाइन के बाद जो नीचे सर्किट था उसको मिटा दिया पूरा, सिमेट्रिक है, नीचे से आधा हटा दिया पूरा। तो ये बना तेरा आर, ये आर, ये आर और आर, देख आर, एक आर, ये आर 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 आर, ये आर आर, 4 बार ये आर, नीचे वाला मिटा दिया। सेम ऐसी पैटर्न था। सुनो, ऊपर वाले को आधा भी नहीं करूंगा। ये बताओ आर आर बोलो क्या होगा, 2R। ये आर और आर बोलो क्या होगा, 2R। 2R और 2R पैरेलल में क्या होगा, आर। यहाँ भी सेम पैटर्न में क्या बनेगा, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। तो 1 2 3 4 क्या बनेगा बोलो, 4R। और नीचे भी देखोगे इस तरीके से तो सेम आंसर, नीचे भी एक बनता, सेम ऐसा ही बनता। और ये क्या हो जाता, ये और ये क्या हो जाता, ये और ये क्या हो जाता पैरेलल में। तो 4R/2 आंसर आएगा आपका 2R, वो आंसर। और सुनो करंट सिमेट्री बड़ा आसान है, उसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। करंट सिमेट्री क्या कहता है कि जितना ऊपर उतना नीचे। अब यहाँ से जो करंट आएगा वहाँ उतना ही जाएगा। तो ये पॉइंट को ऊपर मान लो, ये पॉइंट को ऊपर मान लो, तो ऊपर ही तो मान लिया था, मतलब ये पॉइंट ऊपर मान लिया। तो इसको सॉल्व कर लूँगा सीरीज में और ये सीरीज में। तो 2R 2R R, 2R 2R R, R R R R, 4R। यही तो बात है यार, ये 4R हो गया ऊपर में, नीचे 4R, तो 4R/2 2R आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। स्क्रीन पॉज करके इसको यहाँ तक लिखिए।